हेलो गाइस, जयेंद्र शास्त्रीकाल, राधे राधे सारानु गाइस। आज आपको करवाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है हमारी। इसमें आपको करवाऊंगा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बीएसएफ आरओ एंड आरएम एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, इन क्वेश्चन को बिना झिझक के कर लेते हैं, तो जो बीएसएफ आरओ एंड आरएम के एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको आप देखते ही कर ले जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूं। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को राइट नहीं करूंगा, मैं केवल आपको क्वेश्चंस को बताऊंगा। जो क्वेश्चंस होगा वो आपकी स्क्रीन के साइड में शो होगा, तो क्वेश्चंस आप वहां से पढ़ेंगे, मैं केवल यहाँ पर सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शायद आपको दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, यहाँ से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा साइड में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उसको देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की मान की गणना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश की गणना किसने की है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए जे थॉमसन ने, आर.ए. मिल्टन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने। तो मैं बताऊं, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है उसकी जो खोज करता जो है, जिसकी खोज की है, उनका नाम है आर.ए. मिल्टन। आर लिखा है यहाँ पर, आर.ए. मिल्टन ने किया था। ठीक है, मिल्टन, ये आपको याद कर लेना। जो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता अलग हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के खोजकर्ता अलग हैं। कॉन्सेप्ट क्लास जो मैंने करवाई है उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैंने बताया भी है। ठीक है, और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के साइड में शो हो रहे हैं, आप देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जब विसर्जन नली में निम्न गैस भरी होती है तो एनोड किरणों के लिए E/m का अधिकतम मान होता है। तो इसको भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में करवाया है, जब कैथोड किरणें और एनोड किरणें पढ़ाई थी, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था। जो विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस होती है, जिसके लिए एनोड किरणों के लिए क्या होता है, E/m जो मान होता है सबसे मैक्सिमम होता है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन गैस के लिए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सारे कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो मेरे पढ़े, तो उसको भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करूं, अगर 3 की बात करूं, पूछ रहा है कि निम्न में से असत्य कथन है, आपको इसमें से असत्य कथन बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। लिखा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश बराबर परंतु विपरीत होता है। बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है, तीसरे में स्टेटमेंट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है हमारे पास 66 × 10⁻27 kg होता है। तो ये अलग अलग होता है। ये हाइड्रोजन का होता है 1/1850वां भाग होता है, और ये हाइड्रोजन का बराबर का होता है इसका द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो गलत स्टेटमेंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो उसमें लिखा है कि बोर सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सही नहीं है। बोर सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है वो आप देख लीजिए। इसमें लिखा है क्या सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, इलेक्ट्रॉन का वेग होता है जो इन्होंने लिखा है कि 1/n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो बल होता है वो 1/n⁴ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही नहीं है। कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो n² होती है। तो इसमें अगर देखा जाए, जो कक्षा की जो त्रिज्या है और इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, और उसके साथ कई बातें भी बता रखी हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/n के, एक कक्षा की संख्या होती है। ठीक है, ऊर्जा के बारे में भी बता रखा है, वो होता है -13.6/n²। इसके बारे में भी मैंने बता रखा है, ये याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर बल की, अगर फोर्स की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होता है वो भी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/n⁴ के। और जो कक्षा की त्रिज्या की बात करूंगा, रेडियस की बात करूं, तो रेडियस जो होती है वो, उसकी अगर बात करूं तो वो होती है n²/z के। तो यहाँ पर ए वाला स्टेटमेंट देखिए, जो स्टेटमेंट सी लिखा है वो रॉन्ग लिखा है, उसमें लिख दिया है n²z, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा। ए सही नहीं है, यानी कि ये इन्होंने गलत लिखा है। स्टेटमेंट ए होता है कि कक्षा की जो रेडियस होती है वो n² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार है, फाड़ के रख देंगे आप एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बोर सिद्धांत का प्रयोग करता है। अब देखिए, बोर सिद्धांत का प्रयोग करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हीलियम करता है या फिर लिथियम करता है या फिर हीलियम पॉजिटिव करता है। तो बोर सिद्धांत का कहना है बोर सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन के लागू होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो। तो इसमें आप देख सकते हैं किसके पास, आपके साइड में क्वेश्चन शो हो रहा है, आप वहां पर भी आप गेस करिए और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, अदरवाइज मैं समझा तो रहा ही हूँ, टेंशन किस बात की है। देखिए तो मैं बात करूंगा एलआई की अगर बात करूंगा तो आप इधर देखिए एलआई क्या होता है, 3 इसका होता है परमाणु क्रमांक, तो 2,1 होता है। और अगर एलआई पॉजिटिव की बात करूंगा, एलआई पॉजिटिव यानी डबल पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया है, तो अब इसके पास क्या रह गया, केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो बोर सिद्धांत केवल 1 इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एलआई डबल पॉजिटिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिलेक्टेड और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। प्रकाश के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। मैंने बता रखा कि जो वेग होता है वो बहुत, इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर देखें प्रकाश के वेग से तुलना अगर करी जाए तो कहाँ प्रकाश का वेग कहाँ उसका वेग, तो अंतर तो होता ही है, लेकिन इसको कैलकुलेट किसके माध्यम से करते हैं, तो इसका जो फार्मूला इसमें नीचे लिख रखा है, सॉरी वेग बोल दिया, वेग में भी डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन पढ़िए, प्रकाश के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नीचे जो फार्मूला लिखा है वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी बराबर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। मास कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखा है ME बराबर MEDS बराबर इलेक्ट्रॉन का मास अपान √1 - B/c²। बी मतलब जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो, और सी मतलब होता है प्रकाश का वेग है वो। ठीक है, यहाँ पर बी इलेक्ट्रॉन का वेग है और सी प्रकाश का वेग है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है निम्न अभिक्रिया में न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है। न्यूट्रॉन की खोज से कौन सी अभिक्रिया है, न्यूट्रॉन को जब खोजा गया था तो कौन सी अभिक्रिया यूज की गई थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी आपको पता है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जब उन्होंने हीलियम नाभिक को बेरिलियम के साथ में रिएक्शन वगैरह हुई थी तब जो है शायद न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं बेरिलियम के साथ जो रिएक्शन हीलियम नाभिक करता है वो, इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है बी, एक दे रखा है डी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप इसमें चेक कर लीजिए। 4 2 6, तो इधर भी 6 है, और 9 4 13, 12 1 13, इधर भी हो रहा है, फिर 4 2 6, 6 8 4 12। तो इसमें देखिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसके आप कौन सा आंसर राइट करेंगे, बताइए आप कौन सा करेंगे। तो आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि जो 4BE होता है वो 9 होता है यहाँ पर। अगर आपको इतना पता है तो आप राइट आंसर कर ले जाएंगे। और एक जो चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा है कि 4BE 8, तो ये होता ही नहीं है ऐसा, तो ये तो राइट रॉन्ग हो जाएगा ना। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका बी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब शायद यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, मैं ऊपर को साफ कर देता हूँ फिर लिखता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, EPN तथा अल्फा कणों के लिए E/m का मान बढ़ता हुआ क्रम है। अब बताइए E/m का जो वैल्यू है वो बढ़ता हुआ क्रम है, किसके लिए पूछ दिया है इन्होंने, EPM तथा अल्फा कणों के लिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट आंसर इसका क्या होगा, तो आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा m होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि यहाँ पर E/m का मतलब पता क्या है, E/m का मतलब ही यही है कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, फिर प्रोटॉन के लिए होती है, और सबसे कम इसकी जो होती है वो होती है न्यूट्रॉन के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अल्फा कण को भी बीच में डाल दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, E इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन अल्फा इज ग्रेटर देन N। तो इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा आंसर राइट किया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही बात लिखी है इधर उन्होंने एरो जो इज ग्रेटर देन को ऐसे करके लिख दिया है, यानी लेस देन टाइप करके लिखा है, पर वो बात वही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 का है किसी कक्षक के संबंध में सही तथ्य है। किसी कक्षक के संबंध में सही तथ्य देखिए, एक कक्षक नाभिक के चारों ओर वह चक्राकार मार्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक कक्षक हमेशा गोली चक्राकार मार्ग रखता है।
ये भी सही बात है। एक कक्षक नाभिक के चारों ओर वह भाग है जिसमें परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की प्रायिकता 90 से 92% होती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें चारों जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एकदम करेक्ट लिखे हैं। आप भी यहाँ पर सामने साइड में आपका लिख के आ रहा है, आप खुद पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर है। परमाणु का कितना भाग नाभिक द्वारा घिरा है? भैया ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु का कितना भाग नाभिक के द्वारा घिरा है? अब आप इसमें बताएं, इसमें आप क्या आंसर लगाएंगे? तो नाभिक के द्वारा जो भाग घिरा हुआ है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको निकालेंगे, तो मैं इसका फार्मूला ही लिखा देता हूँ। नाभिक के द्वारा घिरा हुआ भाग, नाभिक के द्वारा घिरा हुआ भाग, घिरा हुआ जो भाग का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर नाभिक की चर्चा है तो नाभिक को पहले ऊपर रखेंगे, लिखेंगे नाभिक का आयतन बटे परमाणु का आयतन, ठीक है, परमाणु का आयतन। चलिए परमाणु का आयतन अब इससे हम लोग निकालेंगे। तो इससे जब निकालेंगे तो नाभिक का आयतन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। नाभिक गोल होता है। नाभिक आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक नाभिक होता है, इसका परमाणु होता है, ये नाभिक की त्रिज्या और ये परमाणु की त्रिज्या, ऐसे आपने ऑलरेडी देखा होगा। तो नाभिक का आयतन गोले के लिए निकालेंगे तो 4/3 लिखेंगे पाई आर क्यू। तो नाभिक की त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है 10⁻13 यहाँ पर दे रखी है पाई आर क्यू, 3 कर दीजिए ऊपर। और इधर भी लिखेंगे परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या दे रखी है परमाणु की, वो दे रखी है 10⁻8 दे रखी है, इसको क्यू कर दीजिए, ठीक है। तो नाभिक का आयतन और परमाणु का आयतन, अब इसको काट लेते हैं। तो ऐसे खत्म हो जाएगा। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो इधर देखिए 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39 हो जाएगा। यहाँ निकलेगी 10⁻39 पावर आ जाएगी और नीचे कितना आ जाएगा 8 तियाँ 24, 10⁻24 आ जाएगी। अब ये जब ऊपर जाएगी यानी कि 24 जो पावर है जब इसके ऊपर जाएगी तो ऊपर बचेगा 10⁻15। तो 10⁻15 बच के आएगा, ठीक है। तो 10⁻- यानी नाभिक के द्वारा घिरा हुआ जो भाग है परमाणु का, वो कितना घिरा हुआ है 10⁻15 इंटू परमाणु का आयतन, इतना घिरा हुआ है परमाणु का आयतन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया जब पेपर बनता है तब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की में एक तरंग है, इसको किसने बताया था? तो आप क्या आंसर लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग है? तो डेविसन रहेंगे। डेविसन ने इस बात को क्लियरिफाई कर दिया था कि जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तरंग प्रकृति का होता है। तो तरंग प्रकृति की जो खोज की थी, 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा और डेविसन इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। तो कुछ जो 11 था क्वेश्चन उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 इलेक्ट्रॉन नियान जो है का बोर-बरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन्होंने कहा है कि 10 Ni का आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, बोर-बरी के अनुसार करना है। तो कैसे करोगे मैं आपको बता दूं, 2 और 8 यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्योंकि पहले कक्षक में पाउली ने क्या बताया, पहले कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला कक्षक फुल हो गया, बचे 8, तो 8 उसके बाद उसके 8 आ जाएंगे। क्योंकि बाहरी कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इससे ज़्यादा नहीं रखते, तो 8 इसके पास है तो उधर 8 कर दिया है। तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। पहले लिखते हैं 2, फिर 8, फिर 18। यहाँ से शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 2, 8, 18, फिर 32, फिर 64, ऐसे करके आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। लेकिन जो सबसे बाहरी कोश होगा, यानी कि जो सबसे बाहरी कोश होगा उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, और जो सबसे पहला कोश होगा उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर में 13 की ओर बात करता हूँ। 13 की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। हाँ, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसमें बोर-बरी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जो 17 क्लोरीन है इसका भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो कर दीजिए, पहले कोश में 2, फिर दूसरे में 8 और तीसरे में 7, क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर जो था वो बी आंसर राइट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तथा इसमें 12 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा। परमाणु भार पूछ दिया है। परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है कि द्रव्यमान संख्या Z क्या होती है, P+N होता है। ठीक है, P+N। तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं, प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन में गलत बोल दिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक ही बात होती है, परमाणु क्रमांक एक ही बात होती है। मैंने आपको बताया था कि Z बराबर E बराबर P, मैंने इसको आपको पहले ही बता रखा है। अगर परमाणु क्रमांक दिया है तो वही इलेक्ट्रॉन होंगे, वही प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन इसमें कितना दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है 11 और न्यूट्रॉन दे रखा है 12, यानी कि कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 एक 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूंगा, इसको पहले मिटा देता हूँ फिर बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है रेडियो एक्टिविटी का एक बेकुलर बराबर होता है। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है कि जो एक बेकुलर किसके बराबर होता है, 1 विघटन प्रति सेकंड के, 2 विघटन प्रति सेकंड के, 6 × 10⁻23 विघटन प्रति सेकंड के, 3 विघटन प्रति सेकंड के। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक पहले एक क्यूरी आपको बता देता हूँ। एक क्यूरी किसके बराबर होता है, एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻, कितना होता है बताइए, 10⁻10। इसको लिखते हैं अर्ग। ठीक है, एक क्यूरी होता है। इसको क्यूरी का मात्रक विघटन प्रति सेकंड भी होता है। तो क्यूरी का जो मात्रक होता है वो विघटन प्रति सेकंड होता है। अर्ग जो होता है वो जूल का सीजीएस मात्रक होता है, तो इसका होता है विघटन पर सेकंड, विघटन पर सेकंड होता है। ठीक है, विघटन पर सेकंड इसका मात्रक होता है, एक क्यूरी बराबर होता है। अगर मैं बात करूं एक रदरफोर्ड बराबर, तो एक रदरफोर्ड किसके बराबर होता है, 10⁻6 विघटन पर सेकंड के बराबर होता है, 10⁻6 विघटन पर सेकंड। इसको लिख सकते हैं विघटन थोड़ा गलत लिख गया है, विघटन यानी कि विघटन पर सेकंड। ठीक है, एक थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। एक रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 विघटन पर सेकंड, और एक बेकुलर बराबर जो होता है, एक बेकुलर बराबर होता है 1 विघटन पर सेकंड, एक विघटन पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे किसके बराबर होता है, एक बेकुलर बराबर होता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट इतना आपको याद कर लेना है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो हमारा एक बेकुलर होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 विघटन पर सेकंड के बराबर होता है, यानी कि इसका ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग। अब कभी बार क्वेश्चन से पूछ सकता है कि एक क्यूरी को अगर आप पूछ दिया जाए कि रदरफोर्ड और बेकुलर में चेंज करें तो आप क्या करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्यूरी को कह दिया जाए कि एक क्यूरी को आप बेकुलर और रदरफोर्ड में चेंज करें, जैसे ए लिखा है, तो इसको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए एक क्यूरी को अगर मैं चेंज करूँ यहाँ पर, तो एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻⁻⁻ विघटन पर सेकंड होता है। तो इसको रदरफोर्ड में करेंगे तो लिखेंगे 3 याद कर लेना, शायद आपके एग्जाम में आ जाए। चेंज करेंगे तो लिखेंगे 10⁻4 रदरफोर्ड। ठीक है, 10⁻4 रदरफोर्ड, ये 10⁻4 हो जाएगा रदरफोर्ड। आपको शायद वहाँ दिख रहा है। ठीक है, 10⁻4 रदरफोर्ड हो जाएगा। और अगर मैं देखूँ इसको बेकुलर में लिखूँ तो एक क्यूरी बराबर क्या होता है, 3.7 × 10⁻10, ये हमारे पास रहेगा बेकुलर में, क्योंकि बेकुलर का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बेकुलर 1 विघटन पर सेकंड के बराबर ही होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16, अल्फा कण समान होता है। तो बता रखा अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान होता है, तो इसका राइट आंसर आपको पहला ही लिखा है, वही आप इसका कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक रेडियो एक्टिव परिवर्तन निम्न प्रकार होता है, इसमें उत्सर्जित विकिरण है। तो आप इसको देखिए अपनी स्क्रीन पर और आंसर सोचिए। तो उत्सर्जन विकिरण जो इसमें हो जाएगा, पहले क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है, और तो इसका मतलब होता है बीटा। तो पहला आंसर आएगा बीटा। ठीक है, पहले बीटा आया। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हो रहा है कि उसमें कहा है कि 2, ओके, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो 17 है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक बार आप रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखा है ZPA। ठीक है, और इधर लिखा है कि Z+1, और इधर लिखा है Q, और इधर लिखा है A। फिर उसके बाद आगे रिएक्शन है, उधर लिखा है Z-1, और इधर लिखा है R, और इधर लिखा है A⁻⁻4, और फिर लास्ट में यहाँ पर लिखा है कि Z-1, और फिर लिखा है S और A⁻⁻4।
तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में शायद इसका कॉन्सेप्ट क्लास नहीं करवाया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास में आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया तो मैं बता दूं कि अगर एक बार अल्फा कण करवाया जाता है, अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो परमाणु क्रमांक होता है यानी कि AX और इधर मैं लिखता हूँ 22, ठीक है। अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है केवल 1, तो इसमें 2 की कमी ऊपर 4 की कमी हो जाएगी, यानी कि इधर जो होगा X इसमें क्या होगा 2 की कमी हो जाएगी और इधर जो 22 होगा इसमें 4 की कमी हो जाएगी। ये होता है हमारा अल्फा कण। अल्फा कण अगर उत्सर्जित हो रहा है 1, अगर यही मैं मान लूँ बीटा कण अगर हो रहा है AX है और 22 है, ठीक है। अगर इसमें एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो नीचे क्या होगा, बीटा में क्या होगा 1 की कमी हो जाएगी, यानी कि जो X था इसमें क्या होगा 1 की कमी हो जाएगी। सॉरी, इसमें क्या होगा 1 की कमी नहीं होगी बल्कि 1 की वृद्धि हो जाएगी, इसमें कमी नहीं होती है। अलग अलग बीटा 2 प्रकार का होता है, माइनस भी होता है प्लस वाला भी होता है। तो बीटा माइनस यहाँ पर लिया जाता है, बीटा प्लस नहीं लिया जाता है। बीटा को ज़्यादातर माइनस में ही माना गया है, क्योंकि बीटा माइनस अगर 1 निकलता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है और बाई में कोई परिवर्तन नहीं आता, बाई वैसे भी रहता है। और अगर मैं गामा की बात करूँ, गामा, तो गामा में क्या होता है, इधर X है इधर बाई है, ये आपको शायद दिख रहा होगा, गामा का नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं गामा को इधर साइड में आपको बता देता हूँ। गामा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस चीज़ को आप याद कर लेना, ये आपको यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। गामा का आप इधर देख लीजिए, अगर गामा है, गामा में गामा आपका ऐसे बनता है, और अगर इधर X लिखा है इधर बाई लिखा है और इधर इस पर 1 अगर गामा कण करवाएंगे तो इधर क्या होगा वैसा ही मिलेगा जैसा पहले था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस चीज़ को आप याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर फॉलो कर देना है। पहले क्या हुआ, बीटा हुआ, क्योंकि बीटा में क्या हुआ 1 यहाँ पर जुड़ गया, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें 2 की कमी हुई, 2 की कमी करोगे तो इधर -1 हो जाएगा, इसमें 4 की कमी हो गई, तो एक बार क्या हो गया इधर अल्फा हो गया। अल्फा के बाद फिर यहाँ पर गामा हो गया, इसमें वही परिवर्तन वही रहा तो इसमें गामा हो गया। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आपको साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझाते चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गामा किरणें होती हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गामा किरणें क्या होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश के वेग से चलती हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और ये मैग्नेटिक और चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्शन नहीं देती हैं। तो इसीलिए क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, यहाँ से आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी तत्व के परमाणु से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण निकलते हैं तो बनता है। चलिए, कोई परमाणु है, ये पूछ रहे हैं कोई परमाणु से अगर एक अल्फा कण निकाल दिया जाए और फिर उससे 2 बीटा कण निकाल दिए जाएं, ठीक है, तो क्या बनेगा। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई X क्या है, एटम है, और इससे हमने क्या किया है, मान लीजिए A और B, हमारे पास कोई एटम था, तो हमने इस पर क्या किया, पहले एक अल्फा कण निकाल दिया। अल्फा कण हमने एक अल्फा कण निकाला, तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 की कमी हो जाएगी और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 4 की कमी हो जाएगी, यानी कि B- का 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास उस पर हमने 2 बीटा कर मतलब यही हमारा एटम जो है वो यही है, एटम जो है हमारा यही है। अब हमको इस पर 2 बीटा कण निकलवाना है, यानी कि 2 बीटा करवा देना है। 2 बीटा माइनस करवाएंगे तो क्या होगा, बीटा माइनस होता है तो इसमें क्या होगा 2 जुड़ जाएगा, यानी कि इसमें तो 2 एडिशन हो जाएगा, लेकिन ऊपर कोई परिवर्तन नहीं आपको देखने को मिलेगा। A होगा X से ऊपर हो जाएगा B, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि बीटा में क्या हुआ, बीटा में क्या 2 करवाते हैं तो नीचे क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 बीटा करवाए तो यहाँ पर हमने 2 जोड़ दिया। तो इस यहाँ से आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है। तो यहाँ से तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन से ये कहना चाह रहा है कि हमको जो है इसी के ऊपर, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन था, जरा 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको इधर समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर हमसे 19, ये मार्कर भी थोड़ा ढीला हो गया, 19 की बात करूँ तो क्वेश्चन एक कह रहा है कि एक ही तत्व, किसी तत्व के परमाणु से एक अल्फा कण, मान लीजिए A, X और B, अगर हम इससे पहले एक अल्फा कण करवा देते हैं, अल्फा कण करवाएंगे तो क्या होगा, A- का 2 हो जाएगा, X और B- का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 बीटा कण, तो पहले अगर मैं इस पर 2 बीटा कण करवा लेता हूँ तो मैं 2 बीटा ले लेता हूँ। तो बीटा में क्या होगा, इसमें 2 जुड़ जाएगा, यानी कि ये 2 जुड़ जाएगा, -2 और प्लस का 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा X और B तो हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये 2 तो 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो दिख रहा है आपको ना, ठीक है, जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा A, X और B की पावर -4, यानी कि समस्थानिक, यानी कि
समस्थानिक बचेगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का वो सी आंसर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोप बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 4 घंटे है। यदि समस्थानिक का प्रारंभिक द्रव्यमान 200 ग्राम था तो 24 घंटे के बाद जो अवचित द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा। अब ये हमारे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनसे क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको इसके कुछ फार्मूले में यहाँ पर राइट कर देता हूँ। जो अर्धायु काल का फार्मूला होता है आप उसको देख लीजिएगा। उसको T/2 करके बोलते हैं। T/2 ऐसे लिखते हैं, अर्धायु काल होता है। ये लिखा जाता है 0.6932 अपान इधर लिखा जाता है टाउ। ये हमारे विघटन स्थिरांक होता है। ठीक है, 6 नियतांक इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला ये होता है इन क्वेश्चंस के लिए। दूसरा फार्मूला होता है N/N0। N0 हमारे पास ये प्रारंभिक मात्रा होती है, बाद की मात्रा होती है, होता है 1/2 और इधर होता है N, मतलब कितने अर्धायु काल। N जो है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कितने अर्धायु काल हुए हैं, मतलब अर्धायु कालों की संख्या। इसको ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं नंबर ऑफ ये दिखाता है यहाँ पर नंबर ऑफ अर्धायु काल, अर्ध आयु काल। ठीक है, अर्ध आयु काल का नंबर यहाँ पर शो करता है। तो मुझे लग रहा है आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं भी इसका स्केल थोड़ा इसमें स्याही कम हो गया, स्याही डालना पड़ेगा। चलो मैं बाद में डालता हूँ। ठीक है, तीसरा फार्मूला इसका और होता है, वो होता है N/N0। उसको लिखते हैं 1/2 और इधर N को अगर हम लिखना चाहें तो तोड़ के लिख सकते हैं कैपिटल T और T/2। ठीक है, तो इसको N को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए। तो चलिए उसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे प्रारंभिक मात्रा होती है, बाद की मात्रा होती है। तो इन्हीं फार्मूले से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि रेडियो समस्थानिक की अर्धायु जो है 4 घंटे है, यानी कि अर्धायु यानी कि स्मॉल T/2 हमको दे रखा है 4 घंटे 4 आवर। और आप पूछा यदि समस्थानिक का प्रारंभिक द्रव्यमान यानी कि प्रारंभिक द्रव्यमान N0 हमको 200 ग्राम दे रखा था, 200 ग्राम, तो 24 घंटे बाद यानी कि जो कैपिटल T है हमको वो 24 घंटे दे रखा है। और उसका अवचित द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी कि अवचित द्रव्यमान यानी N हमसे पूछ दिया गया है। तो ये 4 चीज़ें दी हमको, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें ये वाला फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, थर्ड वाला फार्मूला ये हमको लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए N हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, N0 हमको दे रखा है 200 ग्राम, हमने 200 लिख दिया, यहाँ पर बराबर लगा दिया 1/2। कैपिटल T हमको दे रखा है 24 और छोटा T दे रखा है हमको 4। तो 4 6 24 इधर 6 हो जाएगा। तो इधर करेंगे 1/6, अगर इसका 6 बार करेंगे 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, यानी कि इधर हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। अब काट दीजिए 4 से, इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20। ठीक है, इसको 4 से काट दीजिए तो 16 चक्को 64, तो 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको एक बार हम लोग 2 से काट दीजिए, इधर 25 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। ठीक है, इधर 8 आ जाएगा। तो यानी कि N/25 बराबर 1/8 हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इतना आपको दिख रहा है। ठीक है, अब N बराबर निकालना है तो N बराबर कितना हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही वैल्यू हमको चाहिए, हो जाएगा 25/8। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो काटने के बाद हमको कितना मिलेगा, 8 3 24, 24 बच गया 1 बच गया, लगे पॉइंट 10 हो गया, फिर 8 1 8 और फिर 20 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16, यानी कि इतना हमको आंसर मिलेगा 3.12। तो 3.12 हमको ऑप्शन सी इसका दिख रहा है, तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इन फार्मूले से ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इनसे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 21 देख लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 21 को दिखा रहा हूँ। यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो विघटन की दर कितनी हो जाएगी। तो ये भी दोगुनी हो जाएगी, यानी इसका राइट